नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आप जो सीबीएसई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, उनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और हमारा मेन मोटिव ये रहता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। वाइस पाठशाला में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये नया चैनल है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए और बेहतर कंटेंट हम लेकर आएंगे। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर वो पढ़ने वाले हैं और इसका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। इसका एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कर दिया है। जितने भी लेक्चर्स हम करवाते हैं उनके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप सारे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर क्या होता है, हमारे लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 3 तरह की फार्मिंग है, इंटेंसिव सबसिस्टिंग फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और एक है आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टिंग फार्मिंग। उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ रबी जायद सीजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। और बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे लोग खेती करते हैं, लेकिन आप देखोगे जो खेती करता है वो ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में लैग है, क्योंकि जितने लोग एम्प्लॉयड है उस हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, या क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए सरकार ने, क्या अपनी तरफ से पॉलिसीज या प्रोग्राम लेकर आए हैं जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। तो ये हमारे पूरे चैप्टर की टाइमलाइन है। पूरे चैप्टर में हम इन मुद्दों पे बात करेंगे और क्वेश्चन भी आपके इन मुद्दों से बनेंगे। अब क्योंकि हमने एक लेक्चर ऑलरेडी करवा दिया है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखा। फिर हमने जो है वो टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जाना। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने 3 तरीके की पढ़ी, प्रिमिटिव सबसिस्टिंग फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टिंग फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। उस कमर्शियल फार्मिंग में हमने एक प्लांटेशन के बारे में पढ़ा। प्लांटेशन एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर क्रॉप पे खेती करते हैं। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो अगर आपको ये जानना है कि इस डिटेल क्या है इसकी, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में कितने तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न है या कितने तरीके क्रॉपिंग सीजन हैं उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम जो है मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स। अब ये मेजर क्रॉप्स जो है अपन 2 तरीके से बांट के पढ़ सकते हैं। एक है आपके फूड क्रॉप्स जिनको हम खाते हैं, और एक है आपके नॉन फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। ये फूड क्रॉप्स जो है वो आप कंज्यूम करते हो, और नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो रॉ मटेरियल बनते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, रॉ मटेरियल बनते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो उसमें जब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें एक इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कुछ नहीं होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल जो है वो खेती से आता है, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। या एक इंडस्ट्रीज होती है मिनरल बेस्ड, तो जिनका
रॉ मटेरियल मिनरल्स या माइनिंग के थ्रू आता है वो तो हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और जिनका रॉ मटेरियल खेती के थ्रू आता है वो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आज की क्लास के अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे और फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे। ये हम जो है हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, और लेक्चर 3 में हम जो है वो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न से। सबसे पहले अगर क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो भारत में जो है वो आता है रबी सीजन। रबी सीजन मतलब अभी का जो सीजन चल रहा है, रबी सीजन मतलब आप विंटर सीजन भी बोल सकते हो उसको, विंटर सीजन। तो रबी सीजन की क्या क्या विशेषता है या क्या क्या फीचर्स है अगर आप देखोगे सोइंग इसमें, तो जो बीज है वो दिवाली के बाद डाला जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है वो बुआई की जाती है, मतलब पौधे को रोपा जाता है। और इसका हार्वेस्ट कब होता है? होली के बाद में या होली से थोड़ा सा पहले, तो अप्रैल जून के अंदर जो है इसकी हार्वेस्ट हो जाती है। तो सोइंग कब हो रहा है? दिवाली के बाद। हार्वेस्ट कब हो रहा है? होली से पहले। तो 6 महीने की ये भी आपकी साइकिल निकल कर आती है। अब रबी सीजन में मेन कौन कौन से क्रॉप है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्रॉप देखेंगे इंडिया में रबी सीजन का तो वो है वीट। वीट के अलावा हम बार्ले भी उगाते हैं, पीस भी उगाते हैं, ग्राम भी उगाते हैं, मस्टर्ड भी उगाते हैं। और रबी सीजन का अगर आप एरिया देखोगे कि कौन कौन से सीजन कौन कौन से एरिया में रबी सीजन की अच्छी पैदावार होती है, तो वो जो है वो आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। इसके अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश स्टेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रबी सीजन क्या होता है? इसकी सोइंग कब होती है? दिवाली के बाद, अक्टूबर दिसंबर में। हार्वेस्ट कब होता है? अप्रैल जून के, दिवाली होली के बाद में या होली से जस्ट पहले। ठीक है, क्रॉप्स कौन से हैं? इसमें मेन क्रॉप है वीट है, बाकी बार्ली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। एरिया कौन सा है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर स्टेट्स देखोगे तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया आपका, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स डिपेंड ऑन। इंडिया में जो रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स कौन सा हो गया? वीट हो गए। तो इनकी सक्सेस और उनकी ग्रोथ में कौन से फैक्टर जो है वो मददगार साबित हुए? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन है, और सेकंड फैक्टर जो है वो प्रेसिपिटेशन है विंटर में। जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जो मेडिटेरेनियन सी से जो जेट स्ट्रीम के माध्यम से जो हवाएं आती है वो जब बारिश करती है, वो उसको हिंदी में अपन मावट बोलते हैं। लेकिन आप देखते होगे सर्दियों के टाइम में जिनकी शादी होती है, आप देखते होगे सर्दियों में बारिश हो जाती है, तो जो बारिश है उसको अपन विंटर रेनफॉल बोलते हैं। वो जो प्लेन इलाकों में बारिश हो रही है वही पहाड़ों में स्नोफॉल हो रही है। तो अगर स्नोफॉल हो रही है और बारिश हो रही है रबी सीजन के अंदर, तो ये उससे जो पैदावार है, जो क्रॉप है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो दो जो है रबी क्रॉप के सक्सेस के अंदर जो फैक्टर्स है वो एक है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन और दूसरा है आपका विंटर रेनफॉल। Success of green revolution in Punjab, Haryana, West UP and parts of Rajasthan led to growth of rabi crops. Second, availability of precipitation during winters because of western temperate cyclone has led to success of rabi crops. तो rabi crops के success और growth के अंदर जो है वो दो फैक्टर जो है वो हेल्पफुल है। ग्रोथ के लिए है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन और सक्सेस के लिए है आपका विंटर रेनफॉल। ठीक है, आगे देखो। दूसरा जो सीजन है वो है आपका खरीफ सीजन। खरीफ सीजन मतलब इसको आप समर सीजन से भी डिनोट कर सकते हो। अच्छा, इसकी जो सोइंग पीरियड है वो होली के बाद होती है और इसकी जो कटाई है वो दिवाली से पहले होती है। तो अपने पास मेजर दो साइकिल्स हैं। ठीक है, तो सोइंग अगर आप देखोगे तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून और हार्वेस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। क्रॉप्स अगर आप देखोगे तो राइस सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जहां पर वीट उधर था, राइस इधर है। ठीक है, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। उसके अलावा मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तूर हो गया जिसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन हो गया, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ठीक है, जितनी भी दालें हैं वो आपकी खरीफ क्रॉप के अंदर है। इसके अलावा जो मेन क्रॉप है वो है आपका राइस, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। इसके अलावा मेज भी हो जाता है, इसके अलावा ज्वार हो जाता है, इसके अलावा बाजरा हो जाता है, इसके अलावा जितनी दालें हैं वो हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, सोयाबीन हो जाता है। तो ये सारे खरीफ क्रॉप के जो है वो क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट पैडी रीजन। अच्छा, जो मैंने राइस की बात की थी, राइस इंडिया में कहां कहां पर उगता है? इसके मेजर 3 इलाके हैं। पहला है आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पार्शल ऑफ कोंकण कोस्ट, यूपी और बिहार। ये एक रीजन है जहां पर ट्रेडिशनली जो है वो चावल उगाए जाते थे। दूसरा है रिसेंटली पैडी हैज आल्सो ग्रोन इन पंजाब एंड हरियाणा। पहले पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती नहीं होती थी, लेकिन पंजाब हरियाणा वालों के पास पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पैडी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो पंजाब हरियाणा वालों के पास पानी बहुत है, तो पंजाब हरियाणा में भी चावल आजकल उगाया जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो स्टेट्स है, वहां पर चावल की 3 तरह की किस्में उगाई जाती है। ग्रोस 3 पैडी क्रॉप्स इन अ ईयर, अस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो जो पैडी रीजन है वो 3 तरीके से आप बांट सकते हो। एक तो जहाँ ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, जो आसाम हो गया आपका, साउथ इंडिया वाला रीजन हो गया, फिर अभी रिसेंटली पंजाब हरियाणा में आ रहा है। और अगर आप देख आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की बात करोगे तो यहाँ पर जो चावल की 3 किस्में उगाई जाती है एक साल के अंदर, जिसको बोलते हैं अस, अमन और बोरो। ठीक है, आगे देखो जायद सीजन। अब ये जायद सीजन क्या है? ये जायद सीजन मान लो ये रबी सीजन है, यहाँ पर आपका खरीफ सीजन है, इसके बीच में जो 2 महीने का गैप है, इसमें आप जो है वो जायद सीजन कहलाता है। टाइम क्या है? बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन इन समर मंथ्स। शॉर्टेस्ट सीजन 2 महीने की खेती है, बाकी दोनों 5-5, 6-6 महीने की खेती है। क्रॉप्स इसमें कौन से हैं? सब्जियां और फ्रूट्स, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फॉडो क्रॉप्स, क्रॉप्स फॉर लाइफ स्टॉक। फॉडो क्रॉप्स क्या बोलते हैं? एक तो होता है फूड क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, एक होता है फॉडर जिसको जानवर खाते हैं। ठीक है, अगर आप शुगर केन की बात करोगे तो इट टेक्स 1 ईयर टू ग्रो। वैसे ही जो अगर कॉटन की बात करोगे तो कॉटन को 8 महीने लगते हैं। तो ये जो शुगर केन है ये आपके रबी, खरीफ और जायद तीनों के उसमें आ जाएगा। वैसे कॉटन की भी लंबी खेती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सीजन हैं। कौन कौन से? रबी, खरीफ और जायद। अब अगर हम देखेंगे, ये जो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स को आप 2 तरीके से बांट सकते हो, एक है फूड क्रॉप्स, एक है आपके नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो फूड क्रॉप्स को आप वापस 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक है तो ग्रेन्स, एक है नॉन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स मतलब एक ऐसे फूड क्रॉप जिनमें से दाना निकलता और एक ऐसे फूड क्रॉप जिनमें से दाना नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल राइस का दाना होता है, व्हीट का दाना होता है, मिलेट्स का दाना होता है, मेज का दाना होता है, पल्सेस दाने होते हैं। लेकिन अगर आप शुगर केन की बात करोगे तो कोई दाना नहीं है। ऑयल सीड्स की बात करोगे तो दाना तो है, लेकिन आप उसका प्रेस करके ऑयल निकालते हो। फिर हो गया आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए जिसके अंदर फल फ्रूट होते हैं। तो फूड क्रॉप्स को आप वापस 2 हिस्सों में बांट सकते हो, एक ऐसे फूड क्रॉप जिनमें दाना होता है, एक ऐसे फूड क्रॉप जिनमें दाना नहीं होता। दाने वाले कौन से हैं? राइस, व्हीट, मेज और आपका बाजरा, ये सब हो गया। और नॉन फूड क्रॉप्स में कौन से हो गए? शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। अब आप देखोगे किसी रीजन में इंडिया में फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कहीं पे नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बिकॉज हर जगह की सॉइल एक जैसी नहीं है, इसलिए हर जगह क्रॉप्स एक जैसे नहीं है। हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, तो क्रॉप्स एक जैसे नहीं है। हर जगह की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अलग अलग है, इसलिए जो चॉइस ऑफ क्रॉप्स है वो भी क्या है? अलग अलग। इसलिए इंडिया में आप पूरे इंडिया में देखोगे कहीं एक तरीके का क्रॉप उगाया नहीं जाता है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फूड क्रॉप्स की भी बात करोगे तो कहीं पे ग्रेन वाले क्रॉप्स हैं, कहीं पे नॉन ग्रेन वाले क्रॉप्स हैं, कहीं पे फूड क्रॉप्स हैं, कहीं पे नॉन फूड क्रॉप्स हैं। ठीक है, आगे देखो। अब अगर अपन फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे जिनमें ग्रेन आता है, सबसे पहला है उसमें राइस। अब ये राइस कौन सी कैटेगरी का क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इंडिया में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई फूड क्रॉप है तो वो कौन सा है? आपका राइस। राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है, राइस इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। यस, राइस सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन क्रॉप है। क्यों है? स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। भारत में ज्यादातर लोग जो है वो खाने में चावल खाते हैं, ना कि गेहूं। गेहूं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है? आपका राइस। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, उसके बाद कौन सा है? इंडिया। अब अगर आप राइस की रिक्वायरमेंट देखोगे तो राइस कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। इसका मतलब इसको टेम्परेचर, खरीफ क्रॉप मतलब समर क्रॉप, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा। और खरीफ है तो मतलब बारिश हो रही होगी, तो पानी भी इसको
ज्यादा चाहिए होगा। अच्छा, अब आपके इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये रिक्वायरमेंट दे देंगे कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें टेम्परेचर हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, रेनफॉल हाई चाहिए। तो आपको ये रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए और नीचे ऑप्शन दे देंगे, ये राइस है, ये वीट है, ये बार्ले है या ज्वार है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो हाई चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रेनफॉल भी इसको हाई चाहिए, कितनी, 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इफ नॉट देन नीड अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन, अगर रेनफॉल ज्यादा नहीं हो रही तो इरिगेशन का सोर्स चाहिए। जैसे पंजाब हरियाणा में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर वो पानी कैसे पिलाते हैं, क्योंकि उनके पास में ग्राउंड वाटर का सोर्स है, तो वो उसकी वजह से जो है पानी पिला देते, कैनाल और ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगर अपन राइस के एरिया की बात करेंगे तो क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में खाया जाता है, तो ये बहुत बड़े एरिया में उगाया भी जाता है, ये इसका मेन रीजन है, ये इसका जो है मेन रीजन है। और अगर अपन इसके सब रीजन की बात करेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेन्स तो पूरा आ गया आपका उत्तर प्रदेश से लेके। फिर कोस्टल रीजन, ये पूरा कोस्टल रीजन आ जाएगा इसमें। फिर डेल्टाटिक रीजन, जहां पर नदियां डेल्टास बनाती है उनमें होती है। फिर पंजाब एंड हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, दे हैव लेस रेनफॉल बट हैव कैनाल एंड ट्यूबवेल एज सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो आपको ये एरिया, ये मार्क मैप वर्क में आता है। अच्छा, इसको जो है मैं लिख देता हूँ, ये आपके लिए मैप वर्क में आता है। आपको मैप वर्क में बोल देंगे कि जो राइस का जो रीजन है उसको आप मार्क करो। लगभग लगभग आप पूरा डेक्कन प्लेटो को छोड़ दो तो पूरे इंडिया को आप राइस के अंदर मार्क कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्रॉप हमारा निकल कर आता है, उसका नाम है वीट। और वीट क्या है, रबी क्रॉप है। इसका मतलब यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम चाहिए होगा और पानी भी इसके अंदर कम चाहिए होगा, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और पानी भी कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पानी अगर विंटर रेनफॉल हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। ठीक है, स्टेपल क्रॉप, मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जहां राइस जनरली पूरे इंडिया के लिए स्टेपल क्रॉप है, वैसे ही वीट जो स्टेपल क्रॉप है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, आपका जो पंजाब हरियाणा, थोड़ा वेस्ट यूपी, राजस्थान, गुजरात वाला जो रीजन आ जाता है, यहाँ पे ज्यादातर लोग गेहूं खाते हैं, चावल कम खाते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट देखो, टेम्परेचर जो है, अब जो वीट है उसके अंदर एक अलग ही फिनोमिना है। इसमें जो जब आप बुआई करते हो तब आपको चाहिए टेम्परेचर कम, क्योंकि आप दिवाली के बाद करते हो तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग आप कब करते हो, जो होली के पास में, तो इसकी हार्वेस्टिंग में अपने को चाहिए ज्यादा टेम्परेचर और सोइंग के टाइम पे चाहिए कम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखोगे तो ग्रोइंग जो है वो कोल्ड सीजन में होता है, तो लो टेम्परेचर चाहिए, और पकने के लिए जो है ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल अगर देखोगे तो कम चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रोइंग सीजन। ऐसा नहीं एक ही बारी में गिर जाए, रह रह के पानी आपको देना है। जोन्स की बात करेंगे तो गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेटू का रीजन, वहां पर खेती होती है अपने वीट की। एरिया देखोगे तो पंजाब हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के अंदर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो आपको अभी अगर नहीं दिख रही है आपको पीपीटी, तो आप जो है वो जो टेलीग्राम है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जो वीट का ग्रोइंग रीजन है वो आपको दिख रहे हैं, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ये तो है मेजर रीजन, मतलब यहाँ पर तो वीट बहुत जोरों शोरों से उगाया जाता है। ये आपका माइनर रीजन आ जाएगा, ये आपका जो है माइनर रीजन आ जाएगा। तो वीट के जो मेजर रीजन है वो है आपके पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी और आपका ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है, माइनर के अंदर जो है वो आपका थोड़ा गुजरात का रीजन आ जाएगा, थोड़ा आपका ब्लैक सॉइल वाला डेक्कन का रीजन आ जाएगा, बिहार का थोड़ा बहुत रीजन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको हम बोलते हैं मिलेट, जिसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन, मतलब मोटे दाना, मोटा अनाज बोलते हैं ना एक, जिनको अगर मेरे को याद है कि जिनको ग्लूटेन की बीमारी है, जिनको राइस और व्हीट नहीं पचता है, तो उनको मोटा अनाज खिलाया जाता है। ठीक है, अब ये मोटा अनाज में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिलेट्स कौन कौन से हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। मिलेट क्रॉप्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी हाई होती है। अगर मिलेट क्रॉप देखेंगे तो मिलेट क्रॉप एक नहीं है, मोटा अनाज है, ये कैटेगरी है मोटा अनाज। इसमें बहुत सारे मोटे अनाज हो सकते हैं, जिसमें हमको 3 पढ़ने। सबसे पहले है ज्वार, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप,
पहला कौन सा है आपका राइस, सेकंड कौन सा है व्हीट, थर्ड कौन सा है ज्वार। इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मामले में कितने एरिया पे उगाया जाता है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप। रेन फेड क्रॉप मतलब इसमें आपको सेल्फ इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है, बारिश से जो है, जो बारिश होगी उससे ये अपना आप उग जाएगा, ठीक है। नीड लेस इरिगेशन। एरियाज कौन से हैं इसके, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। सेकंड आपका जो मिलेट क्रॉप है, जो मोटा अनाज है, वो है बाजरा। बाजरे में सॉइल कैसी चाहिए, सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल। एरिया क्या है इसके, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। जो थर्ड आपका जो कोर्स ग्रेन है वो है रागी। रागी जो है इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रोफेज, मतलब जिसको फाइबर बोलते हैं, खाना पचाने के अंदर ये जो है मदद करता है, रफेज। सॉइल कैसी चाहिए, हर एक सॉइल में उग जाता है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल। एरिया क्या है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आपको ये एरिया स्टेट बाय स्टेट याद करने की जरूरत नहीं, आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछ लूं कि 3 मिलेट क्रॉप्स का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ज्वार, बाजरा, रागी। मिलेट क्रॉप में से सबसे इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप कौन सा है, तो ज्वार है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है, फूड क्रॉप, तो ज्वार है। आपको ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट जो फूड क्रॉप में जिसमें ग्रेन की बात है, तो वो है मेज, जिसको हम मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड एज फूड एंड फॉडर क्रॉप बोथ। अभी जो मक्का है ना, इसको लोग खाते भी हैं और अपने जानवरों को एज अ चारा भी खिलाते हैं। अभी तक अपन ने जितने पढ़े वो सारे फूड क्रॉप्स में आ रहे हैं। अच्छा, ज्वार बाजरा को आप फूड और फॉडर में भी डाल सकते हो, लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो अपन नहीं जाएंगे। कौन सा है फूड और फूडर क्रॉप, दोनों है। मेज, इट इज अ खरीफ क्रॉप बट इन बिहार ग्रोन एज रबी क्रॉप। अब मेज एक ऐसा पौधा है जिसको इंडिया में तो खरीफ क्रॉप मतलब समर का क्रॉप है, लेकिन वहीं बिहार में चले जाओगे तो सर्दियों में उगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप गर्मी में भी उगा सकते हो, सर्दी में भी उगा सकते हो। तो जो रिक्वायरमेंट है, ग्रोइंग रिक्वायरमेंट, वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो कहीं पे भी लग जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन हैव इंक्रीज्ड। अभी रिसेंट टाइम में मक्के का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने HYV सीड्स यूज करना स्टार्ट कर दिए, हमने फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिए, हमने इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। रिक्वायरमेंट देखो, टेम्परेचर क्या चाहिए, 21 से 27 हाई टेम्परेचर चाहिए। सॉइल क्या चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब जो बांगर खादर जो सॉइल है, जो हमने एलुवियल सॉइल के जो बाइफर्केशन पढ़ा था उसमें खादर बांगर मैंने आपको पढ़ाया था, ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, तो इसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल चाहिए। एरियाज क्या है, कर्नाटका हो गया, MP हो गया, यूपी हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसके बाद अगर अपन चले जाएंगे तो लास्ट है अपने पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप, मतलब खरीफ की अगर अपन देखेंगे तो तूर, उड़द, मूंग, और रबी की देखेंगे तो पीस, ग्राम और मसूर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया में सबसे ज्यादा पल्सेस उगाए भी जाते हैं और कंज्यूम भी किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन का सोर्स है, और इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वेजिटेरियन है, तो लोग अपना जो प्रोटीन का सोर्स है वो पल्सेस से पूरा करते हैं, इसलिए इंडिया में लोग पल्सेस कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं। पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेज डाइट। रिक्वायरमेंट क्या है, लेस मॉइस्चर चाहिए, मतलब कम पानी चाहिए, और ड्राई कंडीशन, सूखी कंडीशन में उग जाता है। एरियाज देखो, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। अब देखो, व्हाई पल्सेस क्रॉप्स आर ग्रोन एज रोटेशन क्रॉप। पल्सेस क्रॉप को एज अ रोटेशन क्रॉप क्यों उगाते हैं। रोटेशन क्रॉप मतलब मेरे पास एक खेत है, मेरे पास में एक खेत है, मैंने इस खेत पे वीट लगाया, ठीक है। अब जब मैं खरीफ क्रॉप लगाऊंगा तो नेक्स्ट सीजन में मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, पल्सेस लगा दूंगा, और फिर वापस मैं वीट लगा दूंगा। मतलब मान लो मेरा खेत है राजस्थान में, मैंने वीट लगाया, फिर मैंने पल्सेस उगा दिए, ये मैंने जो है रबी सीजन में लगाया, इसको मैंने खरीफ में लगाया, और रबी में वापस मैंने क्या लगा दिया, वीट लगा दिया, ये वापस रबी में आ गया। अब पल्सेस को हम एज अ रोटेशन क्रॉप की यूज करते हैं, क्योंकि जो पल्सेस क्रॉप है ना, ये क्या करती है, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको बढ़ा देती है। तो जब सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ती है तो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। तो एक न्यूट्रिएंट तो आपको जो है वो डायरेक्ट ये दे देती है, तो आपको एडिशनली फर्टिलाइजर, मैन्योर डालने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए पल्सेस को उगाया जाता है। ऑल पल्सेस क्रॉप आर कॉल्ड लेग्यूमिनस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर। सिर्फ अरहर को लेग्यूमिनस नहीं बोलते, बाकी सारे। अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं,
जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है। रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, देयरफॉर दे आर ग्रोन एज अ रोटेशन क्रॉप विद अदर क्रॉप्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने क्रॉपिंग, सबसे पहले हमने क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ा, क्रॉपिंग सीजन। अब क्रॉपिंग सीजन हमने 3 पढ़े, एक हमने पढ़ा खरीफ, रबी और जायद। फिर हमने पढ़ा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में हमने 2 पढ़े, एक हमने पढ़ा मेजर क्रॉप्स में हमने फूड क्रॉप्स पढ़ा। फूड क्रॉप्स में हमने 2 चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ी ग्रेन और दूसरी है आपकी नॉन ग्रेन। अब ये नॉन ग्रेन हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे जब हम शुगर केन और देखेंगे। एक है आपके नॉन फूड क्रॉप्स, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा आएगा फ्राइडे शाम 4 बजे, और नेक्स्ट में हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे जिसमें हम नॉन फूड क्रॉप्स और आपका टेक्नोलॉजिकल प्लस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का ये चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का ये चैप्टर बढ़िया लगा तो जरूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई डाउट है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पर्सनली आपके उस सारे डाउट्स के आंसर कर दूंगा। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।